जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा समायोजित कादम्बिनी वृष्टि विज्ञान विमर्श विषयक इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम सत्र में उपस्थित आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज यह जो प्रथम सत्र है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर सुंदर नारायण झा सर, जो कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग के आचार्य है। मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस सत्र में हमारे जो दो विशिष्ट विद्वानों का वक्तव्य होने वाला है, आप इसमें डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी सर हैं, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य हैं। मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। द्वितीय विद्वान है डॉक्टर रतीश कुमार झा जी, जो कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र संस्कृत महाविद्यालय मधुबनी बिहार के ज्योतिष विभाग में सहायक आचार्य है। मैं आदरणीय झा सर का भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर रतीश कुमार झा सर का स्वागत दिवल जी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। अभी उद्घाटन सत्र प्रारंभ हुआ, जिसमें हमने कादम्बिनी के विषय को देखा, जो कि 4 विभागों में विभक्त यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के एक एक विषय को लेकर के आज से लेकर के कल तक विविध सत्रों में हम इस वृष्टि विज्ञान के विषयों को देखेंगे। तो मैं इस क्रम में सर्वप्रथम डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी सर से निवेदन करता हूं कि वे अपने वक्तव्य से हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी। सिद्धान्तमौपनिषदं शुद्धान्तं परमेष्ठिनः श्रोणाधरं महः किंचिद वीणाधरमुपास्महे। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं वेद के वरेण्य आचार्य प्रोफेसर सुंदर नारायण झा जी। सभा में जिनका हमको वक्तव्य प्राप्त होगा डॉक्टर रतीश कुमार झा जी, प्रिय मणिशंकर जी, विमल जी, विष्णु जी और सभा में उपस्थित अन्य सभी इस मधुसूदन ओझा की परंपरा के जिज्ञासु बंधुओं। पौष मास को लेकर के जो मधुसूदन ओझा जी ने वक्तव्य रखे हैं उस पर मुझे विषय दिया गया है। उसके पूर्व कुछ मासिकाध्याय में, द्वादश मासिकाध्याय में आचार्य ओझा जी ने कुछ प्रमुख बिंदुओं को रखा है, उस पर भी कुछ बात होगी। प्रारंभ के सत्र में हम लोग बात कर रहे थे कि यह कादम्बिनी जो मेघमाला पर आधारित ग्रंथ है, यह पर्जन्य शास्त्र का ग्रंथ है और इसको ज्योतिष शास्त्र की परंपरा में वृष्टि विद्या बोधक ग्रंथ, ऐसा इस श्रेणी में इसको रखा जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंधों की बात होती है। समग्र जो ज्योतिष शास्त्र के विषय हैं 3 स्कंधों में विभाजित होते हैं, संहिता, सिद्धांत और होरा। तो ये जो वृष्टि वाला जो विषय है, यह संहिता के अंतर्गत इसका परिगणन होता है। और प्रातःकाल मुख्य वक्ता ने बड़े विस्तार से बताया कि जल की आवश्यकता क्या है हमारे जीवन के लिए। तो इसी से संबद्ध आचार्य वराहमिहिर इस वृष्टि विज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए श्लोक बृहत संहिता में उद्धृत करते हैं। अन्नम जगतः प्राणाः प्राविट कालस्य चान्नमायतम यस्मादतः परीक्ष्यः प्राविट कालः प्रयत्नेन। प्राविट कालस्य च अन्नम आयतम। अन्न कितना होगा ये निर्भर करता है प्राविट काल की स्थिति पर, वर्षा की स्थिति पर।
इसीलिए दैवज्ञों को, किसानों को, सामाजिक लोगों को प्रयत्न पूर्वक प्रावृत्त काल का परीक्षण कर लेना चाहिए और इसी उद्देश्य को लेकर के यह ग्रंथ प्रतिपादित किया गया है। अभी इस वर्ष ही कुछ ऐसी परिवार में ऐसी स्थिति बनी कि मुझे 10-12 दिनों बहुत दिनों बाद घर पे गाँव पे रहने का अवसर मिला। ये अगस्त का महीना पूर्वांचल में जिधर जाइए गाँव में उधर पंपिंग सेट की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। जुलाई अगस्त का महीना धान की फसल होती है, लगभग चरम पर होती है, लेकिन उस समय अत्यंत जल का अत्यंत अभाव था और कृत्रिम साधनों की कितनी भूमिका हो सकती है हम जानते हैं। तो पहले से हमें अगर ये पता हो कि किस प्रकार की वर्षा इस वर्ष होनी है, तो उस अनुसार हम अपनी कृषि की योजना बना सकते हैं, उस अनुसार हम व्यवहार कर सकते हैं। तो इस निमित्त ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्षा काल के वर्षा की संभावनाएँ क्या-क्या हैं, उनके परीक्षण की बात की गई है। तो ये निमित्त ज्ञान के अंतर्गत इनका कुछ निमित्तों के माध्यम से वर्षा का अनुमान किया जाता है। घटनाओं को संकेतित करने वाले जो लक्षण विद्यमान होते हैं, उनके आधार पे वर्षा काल का अनुमान किया जाता है। और इसके लिए प्रक्रिया जो ये इस ग्रंथ में जो बताई गई है वो गर्भाधान की और फिर गर्भ कब तक रहेगा इत्यादि ये बातें बताई गई है। प्रातःकाल आचार्य जी बता रहे थे कि सूर्य की किरणें जो गर्भाधान का क्या तात्पर्य है इस प्रसंग में, कि सूर्य की किरणें पृथ्वी के जल को ग्रहण करती हैं, मात्र केवल वो जल राशि को केवल जो जल राशियाँ हैं, पोखर, तालाब इत्यादि से ही नहीं ग्रहण करती हैं। मनुष्य से लेकर के इस सृष्टि में पृथ्वी पर जितने पदार्थ हैं, सबसे किसी न किसी प्रकार से वो जल का ग्रहण करती हैं, शोषण करती हैं और वो फिर आकाश मंडल में एक निश्चित समय के बाद वो घनीभूत रहती हैं और एक निश्चित समय के बाद किस देश में कितनी मात्रा में वर्षा होगी, यह निर्भर करता है उस किस प्रकार का गर्भ है, वर्षा का किस प्रकार का गर्भ है, ये उस पर निर्भर करता है। इसी का परीक्षण यह पूर्वानुमान और परीक्षण का यह शास्त्र है। सामान्यतः जो वर्षा के निमित्त बताए गए हैं कि वर्षा वर्षा किस प्रकार की होगी, तो उसके उसके समग्र निमित्तों को समग्र कारणों को 4 श्रेणी में विभाजित करते हैं। पहले को कहते हैं भौम निमित्त, यानी कि भूमि पर होने वाली घटना से आधारित जो निमित्त है, जो कारण है, उसको भौम निमित्त के अंतर्गत लेते हैं। इसमें पशु, पक्षी इत्यादि भौतिक चीज़ों से संबद्ध, जैसे मुझे स्मरण है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रावास में जब रहता था, तो हम लोगों का छात्रावास वो रीज जो है, वन वन क्षेत्र है कुछ, उसके ठीक बगल में हुआ करता था। और कभी कई बार ऐसी परिस्थिति हुई कि अचानक बंदर, उधर जो जंगल में बंदर रह रहे हैं, वो उछलने लगे, कूदने लगे, चीं-चीं आवाज़ हो रही, बहुत परेशान हो रहे हैं। और उसके थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि भूकंप आ रहा है, आ गया। सब भागे-भागे बाहर निकलते हैं छात्रावास से। ऐसा 1-2 बार वहाँ हुआ, क्योंकि ठीक जंगल वहाँ समाप्त होता था। जंगल हम लोग का छात्रावास की सीमा थी, उसके आगे जंगल प्रारंभ होता था। और ऐसा कई बार पशु-पक्षी चहचहाते थे, पशु-पक्षियों में अजीब-सी आवाज़ होती थी, उसके बाद अचानक कोई घटना हो जाती थी। तो उनको पूर्वानुमान हो जाता है। तो इसके आधार पर जो अ, प दिया जाता है, जो निर्णय दिया जाता है, वो भौम निमित्त के माध्यम से इस प्रकार के होते हैं। दूसरा अंतरिक्ष निमित्त होता है, जिसमें वायु, बादल, विद्युत, इंद्रधनुष इत्यादि इनके आधार पर वर्षा कब होगी, किस प्रकार की होगी, कितनी मात्रा में होगी, ये निर्णय दिया जाता है। और अ, इसको अ, घाघ और भट्टरी ने बड़े अच्छे से व्याख्यायित किया है। पहला पवन पूरब से आवे, बरसे मेघ अन्न झरी लावे, ऐसा एक भट्टरी की परंपरा में आती है। ऐसे ही
एक घाघ की उक्तियों में आता है, उत्तर चमके बिजली, पूरब बहे जुबाव, घाघ कहे सुनु घाघिनी, बरधा भीतर लाव। अपने ग्राम्य पर स्टाइल में वो कह रहे हैं कि जब उत्तर उत्तर दिशा में जब बिजली चमक रही है और पूरब से हवा बहनी प्रारंभ हुई है, तो घाघ कहे सुनु घाघिनी, अपनी पत्नी को कह रहे हैं, घाघिनी अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि बरधा भीतर लाओ। बरधा मतलब बाहर जो बंधा हुआ है, बैल जो बंधा है उसको अंदर बांध लो, वर्षा जरूर होगी। तो इस प्रकार के जो बिजली इत्यादि और पवन की दिशाओं इत्यादि के आधार पे जो निर्णय दिए जाते हैं, उसको आंतरिक्ष निमित्त के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और अन्य संक्रांति इत्यादि के आधार पे जो निर्णय दिए जाते हैं, उनको दिव्य निमित्त कहते हैं। और चौथा जो निमित्त है जिस पर यह ग्रंथ आधारित है, उसको कहते हैं मिश्र निमित्त। इसमें 12 महीनों के और कुछ तिथि विशेष को लेकर के कि उन उन दिनों किस तरह की घटना हो रही है, उन दिनों किस तरह की स्थिति बन रही है, उसके आधार पे जो निर्णय दिया जाता है, वर्षा का पूर्वानुमान दिया जाता है, वो मिश्र निमित्त के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो हमारा ग्रंथ है, कादम्बिनी नामक जो ग्रंथ है, वो मिश्र निमित्त की श्रेणी में आता है। उसको उस पर ये इस पर बात की जाती है। ये जो 4 निमित्त बताए गए हैं, ये 4 निमित्त उत्तरोत्तर इनकी 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 सीमा जो है वो उत्तरोत्तर बताई गई है, यानी कि भौम निमित्त की सीमा थोड़ी कम होती है, आसपास 2-4 किलोमीटर तक इसकी सीमा होगी। इसी तरह अंतरिक्ष निमित्त की उससे थोड़ी-सी बड़ी होगी, एक जिला हम ले सकते हैं। ऐसे ही जो दिव्य निमित्त होते हैं उनको उनकी सीमा थोड़ी ज़्यादा दूर तक होती है, लेकिन मिश्र निमित्त जो होता है, ये बात मैं इसलिए प्रमुखता से कह रहा हूँ क्योंकि यह जो ग्रंथ है वो मिश्र निमित्त पर आधारित है और वो लगभग उसका दायरा पूरा देश होता है। देश के बराबर का लगभग एक दायरा होता है, उसका दायरा बड़ा होता है। तो उस वो एक उस पर यह आधारित ग्रंथ है। अब ये जब ग्रंथ जब ये प्रारंभ करते हैं महामहोपाध्याय ओझा जी, तो प्रारंभ में इस द्वादश मासिका अध्याय के प्रारंभ में 4 श्लोकों में, 4 पद्यों में पूर्व पीठिका स्थापित करते हैं और वहाँ कहते हैं, वृद्धि सर्वेषु मासेषु नक्षत्राणां समृद्धये, बहुक्षीर धृता गावः, प्रजाश्च निरुपद्रवाः। यानी कि ये एक जनरल रूल बताते हैं, एक सामान्य नियम बताते हैं कि यदि सभी मासों में नक्षत्रों की वृद्धि हो, नक्षत्र वृद्धि हो और इसी प्रकार मास वृद्धि हो, तिथि वृद्धि हो, तो ऐसे इस स्थिति में क्या होता है कि बहुक्षीर धृता गावः, जो धन धान्य संपदा थोड़ी बढ़ जाती है, अब प्रजाश्च निरुपद्रवा, प्रजा में खुशहाली रहती है, जिस उपद्रव नहीं होता है। और उसी में द्वितीय श्लोक में कहते हैं, वर्ष ऋतौ त्रिषु मासेषु नक्षत्रम यदि वर्धते, नक्षत्र यदि वृद्धि को प्राप्त होता है, तिथिर्वा वर्धते तत्र शुभः समय इष्यते, और तिथि की वृद्धि भी होती है। तिथि की वृद्धि का तात्पर्य हम लोग सामान्य भाषा में अगर इस पर बात करें कि यदि अ, अगले सूर्य मतलब 2 सूर्योदय तक एक ही तिथि रह जाए, तो वो जो जो स्थिति बनती है, कई बार हम लोग देखते हैं कि ये नवरात्र इत्यादि में हम लोग देखते हैं कि कई बार 9 दिनों के, कई बार 10 दिनों के हो जाते हैं, कई बार तिथि ह्रास हो जाता है, तो वो 8 दिनों में ही पूर्ण हो जाता है। तो वो तिथि वृद्धि जब होती है और उस समय की जो परिस्थिति होती है, तो वैसे में उसे समय को, यद्यपि ये हर वर्ष हर हमेशा नहीं होगा, लेकिन जब भी ये स्थिति होगी तो ये वैसे समय को यहाँ आचार्य ओझा जी उसको शुभ शुभ मानते हैं। वो धन धान्य की दृष्टि से वो उचित है। इसी प्रकार कृष्ण पक्षोदिता धर्मा संभवे नुर्न तत्र चेत, पूर्वस्मिन तु उत्तरस्मिन वा मासे कृष्णे भवन्ति ते। ये कहते हैं कि यदि अ, ये ये जो अभी जो हम लोगों के पास जो कादम्बिनी की जो टीका उपलब्ध है, ये आचार्य मधुसूदन ओझा जी के पुत्र प्रद्युम्न ओझा जी ने इसका संपादन किया है। उस पे कुछ उन्होंने हिंदी टीका दी है, तो इस पर उन्होंने विस्तार से एक पृष्ठ वहाँ लिखा है कि यदि
वस्तुतः क्या है, ये 2 तरह के हमारे मास प्रचलित हैं, एक अमांत मास और एक पूर्णिमांत मास। तो वहाँ ये विस्तार से कहते हैं, सामान्यतः अमावस्या की प्रतिपदा से प्रारंभ हो करके और अमावस्या को पूर्ण हो जाने वाली एक गणना है। कुल तो 30 दिन का ही होगा, लेकिन बस करना ये है कि वो अमावस्या से अमावस्या तक की एक गणना और एक पूर्णिमा से पूर्णिमा तक की गणना। तो पता नहीं किस प्रकार से यह पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ये प्रारंभ हो गया। सामान्यतः अ, ये जो अपना इसमें मत देते हैं, वो ये कहते हैं कि ये अमावस्या की प्रतिपदा से और अमावस्या तक जो पूर्ण होता है, वही अनुकूल है। और पुराने जो ग्रंथ हैं, ज्योतिर्विज्ञान के और इस प्रकार के निमित्त शास्त्र के जो पुराने जो ग्रंथ हैं, उनमें अमांत मासों की ही अधिक चर्चा है और उसी को ग्रंथों में आधार माना गया है। पौष मास के संदर्भ में कुछ बातें, यद्यपि 40-42 श्लोकों में आचार्य ओझा जी ने पौष मास के निमित्तों की चर्चा की है। कुछ इसमें जो महत्वपूर्ण है उनको स्पर्श करते हैं। कहते हैं कि पौष शुक्लादितो गर्भो यदा 10 तिथिष्वपि चातुर्मास्यम सुवृष्टि स्यात् गर्भपातो मघौ नचेत। तो यहाँ ओझा जी संकेत देते हैं कि पौष शुक्ल में पौष मास में शुक्ल प्रतिपदा तिथि से, पौष शुक्ल में प्रतिपदा तिथि से और दशमी तिथि पर्यंत यदि गर्भ रह जाए, वर्षा का गर्भ यदि रह जाए, तो इसका मतलब कि जो आने वाला जो चातुर्मास है उसमें अच्छी वर्षा होने वाली है। लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि स्यात् गर्भपातो मघौ नचेत। यदि चैत्र में यदि गर्भपात नहीं हुआ, तब ये ऐसी स्थिति वहां होगी। इसी प्रकार पूर्वाषाढ़ गतो अ, पूर्वाषाढ़ गतो भानुर्जीमूतैर् यदि वेष्टितः वर्षत्याद्रादि मूलांतम प्रत्यक्षम प्रत्यहम तदा। फिर आगे बात करते हैं, पौष शुक्ले द्वितीयायां विद्युत घन घटा हिमम मेघच्छन्नम नभो वापि संपन्नम श्रावणस्तदा। वो संकेत देते हैं कि यदि पौष शुक्ल द्वितीया को यदि विद्युत बिजली चमकती है और घन घटा, यदि घन की घटा दृश्यमान होती है और कुछ हिम जैसा संकेत होता है, हिम कुछ पाला गिरता है, कुछ इस तरह के शैत्य का अनुभव होता है, तो फिर वैसे में क्या होगा कि श्रावण जो मास होगा वो समझिए वर्षा से आगे जो श्रावण मास आने वाला है वो वर्षा से संपन्न मास होगा। इसी प्रकार कुछ और भी विवरण है। एक इसमें बड़ा आनंददायक एक विषय है, एकादश्याम पौष शुक्ले विद्युत घन घटा हिमम यदि स्याद रोहिणी योगः सजलः तरहि भाव्यते। वो कहते हैं कि यदि पौष शुक्ल एकादशी को इस तरह की अगर विद्युत बिजली कड़कती है और यदि घन घटा का कुछ दृश्य अगर दिखता है और यदि रोहिणी योग बन जाता है, तो ऐसे में सजलः भाव्यते, फिर आगे आगे जो है वो आप समझिए जल की अच्छी वर्षा होने वाली है। इसी को इसी बात को घाघ भी अपनी भाषा में कहते हैं कि यदि ये स्थिति बनती है तो कहे घाघ सुन घाघिनी श्वान भात नहीं खाए। इतनी वर्षा हो जाएगी कि श्वान भी भात नहीं खाएगा, मतलब इतनी ज्यादा अन्न हो जाएगा, इतना ज्यादा चावल हो जाएगा कि प्रचुरता जब हो जाएगी तो फिर वो सामान्य हो जाएगा। तो श्वान भात नहीं खाए, इसको अपनी भाषा में वहाँ घाघ इसको इसी प्रसंगों को वहां रखते हैं। इसी प्रकार उत्तरस्याम यदा विद्युत स्वर्ण वर्णा प्रदीप्यते सा विद्युत जलदा गेया शीघ्रम मेघ महोदयः। इतना सम्मानजनक शब्द का प्रयोग यहाँ करते हैं मेघ के लिए आचार्य ओझा जी। गेया शीघ्रम मेघ महोदयः, सर क्लाउड या मिस्टर क्लाउड ऐसा अगर कहें, मेघ महोदयः, तो ये बड़ा सुंदर शब्दों का भी इसमें प्रयोग कर रहे हैं। काव्य की दृष्टि से भी बड़े सुंदर सुंदर इनके इनके इसमें श्लोक हैं। एक जो अब ये जो इसके बाद वार
के संबंध में कुछ विचार करते हैं कि वारों को लेकर के किस प्रकार वारों से योग अगर देखा जाए तो किस प्रकार के आगे के वर्षा के वारों के आधार पर किस प्रकार वर्षा का पूर्वानुमान हो सकता है। लेकिन और अंत में ये कहते हैं, इत्थम वारानुसारेण फलम केचिद वदन्ति ही। मतलब कि ये जो वार वाला जो सिद्धांत है, ये कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, हमने बस उसका यहाँ संकलन कर दिया है। वारा केचिद वदन्ति थे। और प्रातःकाल भी चर्चा हो रही थी कि वाराह-मिहिर और अन्य कृषि पराशर इत्यादि से जो कुछ भी उनको प्राप्त हुआ, उसको इन्होंने बड़े सुंदर से अपनी भाषा में संकलित किया है। तो ये वार वाला जो पूरा एक जो सिद्धांत है, ये इन्होंने कहीं से ग्रहण किया है, ऐसा ये अंत में इसके बताते हैं। तो इस प्रकार ये 78वें श्लोक में आकर के ये पौष मास का जो विवरण है, ये पूर्ण हो जाता है। वस्तुतः देखा जाए तो ये जो ये जो गर्भाधान और गर्भक्षय इत्यादि की जो बातें जिसकी चर्चा करते हैं, वो एक दिन के परिज्ञान से इस तरह के नियम स्थापित नहीं होते हैं। ये जो नियम दिए गए या ये जो संकेत दिए गए, ये बड़े लंबे पर्यवेक्षण के बाद और उसमें कहीं न कहीं जब अपनी अंतर्दृष्टि होती है, तब इस तरह के सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं। वैसे ज्योतिष शास्त्र, समग्र ज्योतिष शास्त्र, जैसे संवत्सर को हम देख लें कि संवत्सर संवत्सर कोई एक बार में संवत्सर नामक हमारा कालखंड स्थापित हो गया, किसी ने नाम दे दिया संवत्सर, वो एक बार में ऐसा नहीं हुआ होगा, वर्षों लगे होंगे जब इस प्रकार के कालखंड पुनरावृत्त होते होंगे, कई बार उसको देखा गया, तो लंबे पर्यवेक्षण के बाद तय होता है और उसमें कहीं न कहीं अपनी अंतर्दृष्टि होती है दृष्टा की, तो उसके आधार पर यह इस तरह के सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं। तो मैं पढ़ रहा था आचार्य रामचंद्र पांडे जी को कृषि पराशर की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि अ, बहुत दिनों तक वो लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो टेंट लगा करके छतों पर वो अध्ययन करते थे और डेटा संग्रहण करते थे, तथ्यों को एकत्रित करते थे। उसके आधार पे इन नियमों को उन लोगों ने परिभाषित किया और उसके आधार पे इसको घटाया और तब जाकर के इसको ये तो आज ये आवश्यकता इस बात की है कि जो यंत्र यंत्र विज्ञान से संबद्ध जो एक परंपरा है वो और इसको एक समन्वय स्थापित करके एक अध्ययन करने की आवश्यकता है और उस पर शोध करने की आवश्यकता है। विगत वर्ष जब भारत विमर्श पर भारत के नाम विमर्श पर जब परंपरा चल रही थी, तो उसमें भी सम्मिलित होने का अवसर मिला और उस ग्रंथ को भली-भांति जानने का अवसर मिला और उसी समय हम लोग एक प्रश्न पत्र बना रहे थे, तो ओझा जी का जो वो ग्रंथ था उसको हम लोगों ने वहाँ हाँ, इंद्र विजय को वहाँ उसमें हमने अपने पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाया और सौभाग्य से जामिया मिलिया इस्लामिया में इस समय कुलपति जी ने निर्देश दिया है कि संस्कृत में विज्ञान इस प्रकार का इस छुट्टियों में आप एक पाठ्यक्रम बनाइए और हमें लगता है कि हम लोग उसको चर्चा करके इस ग्रंथ को भी उसमें इस ग्रंथ के कुछ अंशों को भी हम लोग उसमें स्थापित करेंगे। तो यह अवसर यह मिला इसके लिए कुछ थोड़ा-सा इसमें देखने को अवसर मिला। तो इसके लिए मैं शंकर शिक्षायतन को के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने कादम्बनी के जो द्वादश लक्षणाध्याय है, जो कि द्वितीय अध्याय है, उसमें पौष मास के विषय में जो वृष्टि का अनुमान है, उस पर आपने अपना विमर्श स्थापित किया। सामान्यतया जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों को 3 भागों में विभाजित किया जाए, तो मोटा-मोटी जो है 3 काल निर्धारण करते हैं, शीतकाल, उष्णकाल और वर्षा काल। जो शीतकाल है, जो कि अभी का समय चल रहा है, ये वस्तुतः वर्षा का गर्भाधान काल होता है, जिसको गर्भकाल कहते हैं। और अभी जो संयोग से जो महीना चल ही रहा पौष मास, उसी का आप वर्णन कर रहे थे। आज एकादशी तिथि है उसकी। उसमें 12 महीनों में हम तिथि कुछ विशिष्ट नक्षत्रों के आधार पर किसी विशेष तिथि में कोई विशेष नक्षत्र हो, तो उस दिन बादलों को देख करके या अन्य निमित्तों के आधार पर जो अग्रिम वर्षा काल में कैसी वर्षा होगी, इसका अनुमान किया जा सकता है। तो इसमें आपने पौष मास का क्या लक्षण है? पौष मास में किन-किन निमित्तों को आधार बना करके हम अनुमान कर सकते हैं कि वर्षा काल में कैसी वर्षा होगी?
इस पर ओझा जी ने लगभग 40-45 कारिकाओं में इसका विस्तृत वर्णन किया है, 38 करीब कारिका है। तो आप हमारे निवेदन को हमेशा स्वीकार करते हैं और आते हैं। मैं स्पीकर शिक्षा यतन की ओर से बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और अग्रिम वक्तव्य के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र संस्कृत महाविद्यालय के ज्योतिष विभाग के आचार्य डॉक्टर रतीश कुमार झा जी, और आपका विषय है आषाढ़ मास के आलोक में वृष्टि का विचार। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय रतीश झा जी। व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्माय समस्त जगताधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। त्रिपुर सुंदरी निधाय हृदय सादरम मातरम पितरम नत्वा करोमि गुरु वंदनम। अध्यक्ष के रूप में गुरुवर प्रोफेसर श्री सुंदर नारायण झा जी का चरण स्पर्श, शुक्ल गुरु जी का को प्रणाम तथा अन्य हमारे जितने भी श्रोतागण हैं या अध्यापक गण हैं उनको यथोचित नमस्कार। विषय वस्तु कादम्बनी ग्रंथ मुख्य रूप से ज्योतिष शास्त्र का संहिता स्कंध का एक मूर्त रूप है। ज्योतिष शास्त्र अनेक भेद विषयों में विभक्त है, जैसा कि आचार्य वाराह मिहिर ने स्वयं इसका उपस्थापन किए हैं। ज्योतिष शास्त्र अनेक भेद विषयम स्कंधत्रयाधिष्ठितम तत्कात्सर्योपन्यसनम संक्रियते संहिता। स्कंधेन अस्मिन् गणितेन ग्रहततिस्तंत्रा विधानसो होरा अंको अंक विनिश्चय स्कंध तृतीयोपर। तो तृतीय स्कंध जो संहिता स्कंध है, उस संहिता स्कंध का प्रमुख मूलभूत कुछ भिन्नता के साथ इसमें उपस्थापन किया गया है कादम्बनी ग्रंथ में। उसमें तिथि और वार की प्रमुखता को रखते हुए स्वाति योग के आधार पर आषाढ़ मास में वृष्टि विचार की व्यापक विश्लेषण इन्होंने किया है। और संप्रति इस ग्रंथ का अध्ययन अध्यापन कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों में शास्त्री कक्षा में पढ़ाया जाता है। और मुख्य रूप से वृष्टि विचार जो इस ग्रंथ की प्रमुखता है, उसको सिलेबस में समाहित किया गया है। तो आज हमारा जो विषय है आषाढ़ मास में सुवृष्टि विचार, इसके ऊपर में हम सामान्य अपने मति के अनुसार ग्रंथ के अवलोकन के पश्चात जो हमें बोध हुआ उसका उपस्थापन करने का प्रयत्न आप लोगों के समक्ष कर रहा हूं। सबसे पहले वायु, बादल, बिजली, गर्जना और वृष्टि, ये गर्भ के 5 रूप हैं, जैसा कि कादम्बरी ग्रंथ में ओझा जी ने कहे हैं। अब संहिता स्कंध का मुख्य 2 चीजें हैं, चंद्रचार और सूर्यचार। जैसे इससे पहले सोम और अग्नि के ऊपर में प्रथम सत्र में व्यापक चर्चा हुई, वैसे ही गर्भ निर्धारण के संबंध में संहिता ग्रंथों में तथा कादम्बनी ग्रंथ में इस बात का व्यापक रूप से उल्लेख प्राप्त होता है कि गर्भ धारण किस स्थिति में होगी और गर्भ की पुष्टि किस स्थिति में होगी और उसका वर्षा किस स्थिति में होगी, इसका पूर्ण विवरण यहाँ इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। जैसे पौषे मूल भरंत्यम चंद्रचारेण गर्भवती, पौष मास की कृष्ण पक्ष की मूल नक्षत्र से लेकर
भरणी नक्षत्र पर्यंत चंद्रमा के गति से गर्भ का निर्धारण होता है। अब ये गर्भ का निर्धारण किस आधार पे किया जाता है? तो वायु, बादल, बिजली, गर्जना और वृष्टि, इसी से हम इसकी पुष्टि करते हैं कि गर्भ की क्या स्थिति है और जो आषाढ़ 4 मास हैं उसमें वर्षा की क्या स्थिति होगी। इसके लिए उन्होंने कहा, बाता भ्रम गर्जत तरितो कितानी हिम प्रपातः कर्का बधातः अकाल संध्या परिवेशनश्च नव प्रकारेण प्रभवन्ति गर्भा। इस प्रकार ये 9 तरीके से गर्भ की सृष्टि होती है, प्रादुर्भाव होता है। अब इस ग्रह की पुष्टि किस स्थिति में होती है? अगर गर्भ की पुष्टि होती है तो सुवृष्टि होती है, अगर गर्भ की पुष्टि नहीं हो पाती है तो मध्यम वृष्टि होती है, और अगर वृष्टि हो जाती है तो इसका मतलब अनावृष्टि होता है। ये इस ग्रंथ में व्यापक रूप से इसकी चर्चा प्राप्त होती है। पौष महीने के विषय में गर्भ धारण करने के विषय में, मेघ के विषय में। अब मेघ की भी श्रेणी हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो की गई है वो 4 प्रकार के मेघ की चर्चा प्राप्त होती है। जैसे पंचांगों में प्रायः प्रत्येक वर्ष इस बात का उल्लेख होता है कि इस वर्ष इस प्रकार का मेघ है, जिसमें सामवर्तक, आवर्तक, पुष्कर और द्रोण, ये 4 प्रकार के मेघ की चर्चा प्राप्त होती है, जिसका वर्णन कालिदास ने भी मेघदूत में किया है। पुष्करा आवर्तक नामा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसकी पुष्टि इस बात से हो रही है। दूसरी बात है कि ये गर्भ पुष्टि तो पौष महीने में होती है, लेकिन इसकी वृष्टि, सुवृष्टि या अल्पवृष्टि ये किस समय में होगा, इसके लिए संहिता ग्रंथ में इस प्रकार का वाक्य हमें प्राप्त होता है, और जिसका पूर्ण रूप से सत्यापन कादम्बिनी ग्रंथ में की गई है। आर्दादितो विशाखांतम सूर्यचारेर वर्षति। चंद्रमा के द्वारा, तो चंद्रमा के चार से यानी चंद्रमा के संचरण वशात मूल नक्षत्र से भरणी नक्षत्र पर्यंत तो गर्भ की पुष्टि हुई, गर्भ का निर्माण हुआ, और सूर्य के संचरण वशात आर्द्रा नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र पर्यंत उस ग्रह के द्वारा जो गर्भ धारण हो चुका है उसकी वर्षा होगी, वो बरसेगा। वो किस स्थिति में वो वर्षा होगा, इसका व्यापक वर्णन हमें आषाढ़ से मिलता है। आषाढ़ से प्रथमम दिवसे, जैसे कि कालिदास ने भी मेघदूत में कहे हैं। तो इस तरह से आषाढ़ मास के प्रथम दिवस से हम इन चातुर्य मास में आर्द्रा से वैशाखादि पर्यंत जो 4 मास हो गए, जैसे सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में आपने लोगों ने पढ़ा होगा, कार्तिक आदि संयोगो कृतिकादि द्वंद्वम अंतोपांतोपास्य मास त्रिधा अस्मितम, ऐसा प्राप्त होता है। तो ये 4 मास में जो है हमें बोध होगा कि वर्षा किस प्रकार की होगी, अतिवृष्टि होगी, अल्पवृष्टि होगी या अनावृष्टि होगी। अब इसके प्रसंग में एक चीज और यहाँ पौष महीने में कहा गया है मुख्य रूप से, कि पौष महीने में कुछ स्थितियों से, तिथियों से उन समय में किस प्रकार की स्थिति हो रही है, इससे हम पता कर सकते हैं कि आगे के महीने में जो चातुर्य मास है उसमें वर्षा की क्या स्थिति होगी। तो कहता है पौषस्य यदि पंचम्याम शुक्लायाम हिम वर्षणम, पौष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यदि हिम वर्षण हो, अर्थात ओले बादल ओस व्यापक रूप से अगर प्रचुरता से प्राप्त हो, तदा श्याम महती वृष्टि, उस वर्ष आषाढ़ादि से चातुर्य मास में प्रचुर वर्षा होती है, ऐसी
संहिता ग्रंथों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं। फिर दूसरी जगह उन्होंने कहा कि पौषे मेघे शुक्ल षष्ठ्याम श्रावणे यदि वर्षणम, पौष मास की शुक्ल पक्ष की श्रवणा नक्षत्र के दिन यदि वर्षा हो तो श्रावण महीने में तो वर्षा होगा ही, भाद्र कृष्ण घनोदय, और भाद्र महीने में मैंने भादो के महीने में भी अत्यधिक वृष्टि होगी। ये हमें कादम्बिनी ग्रंथ में पौषाधिकार में गर्भ निर्धारण के संबंध में इस चीज का हमें ज्ञान होता है। परंतु हमारा विषय आषाढ़ मास के तिथि और वार के आधार पे वृष्टि और सुवृष्टि का विचार है। तो इसके संबंध में मैंने जो आधुनिकता या नवाचार के दृष्टिकोण से देखा और जो अपनी स्वमति से जो इसके ऊपर में अनुभव किया या अनुमान लगाया, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है मुख्यतः 3 प्रमाणों पे आधारित है, प्रत्यक्ष, आगम और उत्पत्ति प्रमाण। तो मैं आगम प्रमाण जो है ऋषि वाक्य है, तो इस ऋषि वाक्यों को आधुनिकता के साथ मैंने जो अपना मति का संयोग कराया, उसके आधार पर मैंने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो आधुनिक विज्ञान 3 तरह के वृष्टि का विचार करता है। आधुनिक विज्ञान या आधुनिक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से वर्षा 3 प्रकार के होते हैं, और ये 3 प्रकार के वर्षा चक्रवातीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनीय वर्षा के नाम से जाने जाते हैं। तो सामान्य रूप से आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि चक्रवातीय वर्षा जो है, जब 2-2 अलग तापमान वाली हवाएं एक साथ मिलती हैं और जब वो दोपहर के दिन के बाद आकाश की तरफ ऊपर की तरफ उठती हैं तो वो ठंडी होती हैं, और वो जाकर के दोपहर के बाद भयंकर बारिश करती है। और इस प्रकार की वर्षा मुख्य रूप से विषुवतीय प्रदेशों में यानी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होती है, जहां दोपहर के बाद निश्चित रूप से वर्षा होती है। तो ये वर्षा जो है, इस वर्षा के बारे में भी हमारे कादम्बिनी ग्रंथ में व्यापक रूप से चर्चा प्राप्त होती है कि प्रत्येक 12 महीने के आधार पर ये चक्रवातीय वर्षा हमें कब प्राप्त होंगे। परंतु जो हमारे यहाँ की जो वर्षा होती है उसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। जो नमी वाली हवा पहाड़ों से टकराकर जो गुरुत्वाकर्षण से संघनित जलवाष्प पृथ्वी की सतह पर तरल रूप में जो गिरता है उसको हम वर्षा कहते हैं। और यह वर्षा पर्वतीय वर्षा मुख्यतः 4 मास आषाढ़ादि 4 मासों में होता है, और जिसे हम मानसूनी वर्षा भी कहते हैं। अब इस मानसूनी वर्षा के संबंध में भी आधुनिक जो विज्ञान है वो 2 प्रकार के मानसून की कल्पना करते हैं, एक उत्तर पूर्वीय मानसून और एक दक्षिण पूर्वीय मानसून। उत्तर पूर्वीय मानसून जो है उसकी शुभारंभ प्रायः जून से होती है और जो सितंबर पर्यंत रहती है, और जो दक्षिण पूर्वीय मानसून होता है वो अक्टूबर से लेकर के मार्च पर्यंत तक होता है। उत्तर पूर्वीय मानसून से जो वर्षा होती है वह प्रायः संपूर्ण भारतवर्ष में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को छोड़ करके होती है। तो ये जो ग्रंथ है ये मुख्यतः इन वृष्टि के संबंध में इतनी व्यापक चर्चा इस ग्रंथ में उपलब्ध है जो प्रायः सभी संहिता ग्रंथों का निचोड़ इसमें व्यापकता के साथ समाहित कर दिया गया है। अब हम आषाढ़ मास की कुछ प्रमुख जो स्थितियां हैं इनके ऊपर में हम आप लोगों के समक्ष इस विषय का उपस्थापन करने का प्रयत्न स्वमति से कर रहे हैं। आषाढ़ मुख्य रूप से वर्षा के लिए जो हमारी सूर्यादि सप्त ग्रह हैं
उसमें 2 ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शुक्र और बुध है। जैसा कि बुधाचार अध्याय में आचार्य वाराहमिहिर ने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है, नो उत्पादम परित्यज्य कदाचित चंद्रजो ब्रजत्युदम। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि ये आखिर इसका कारण क्या है, तो सूर्य के ये 2 सूर्य शुक्र और बुध जो हैं वो सूर्य के दुधमुहे ग्रह हैं, क्योंकि इन सूर्य से इन 2 ग्रहों की दूरी अधिकतम 28 डिग्री से 48 डिग्री, बुध की 28 डिग्री और शुक्र की 48 डिग्री तक दूरी हो सकती है। इससे अधिक की दूरी इसकी नहीं हो सकती। और ये 2 ग्रह मुख्य रूप से वर्षा का कारक बनते हैं। अब इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, ध्रुवावृष्टि शनिश्चर। अगर उस समय में शनि का संचार अगर एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में होता है तो निश्चित रूप से प्रलयकारी स्थिति होती है, अत्यधिक वर्षा होती है। वही अगर मंगल की अगर उस समय में संचरण होता है तो पृथ्वी पे जल का पूर्ण अभाव हो जाता है। बुध शुक्रे समीपस्त्वा करोणत्वा एकर्णहवा वहिम, ऐसा संहिता शास्त्र में श्लोक मिलता है कि बुध शुक्र की समीपता के वजह से जितनी नजदीकी हो जाएगी आषाढ़ मास में उतने अधिक वृष्टि होएंगे। और जो ही बुध शुक्र के बीच में यदि मंगल का समावेश हो गया तो वृष्टि का पूर्ण रूप से अभाव होगा। अब इसमें भी बृहस्पति को महत्वपूर्ण माना गया, उसके लिए 2 तिथियां उन्होंने इसके लिए बृहस्पति के लिए निर्धारित की और वो 2 तिथियां हैं पूर्णा तिथि और नंदा तिथि। इन 2 तिथियों में अगर बृहस्पति का संचरण अगर हो तो आषाढ़ मास में निश्चित रूप से अत्यधिक वृष्टि होगी। और मंगल के बारे में तो पहले श्लोक में कहा गया है, आषाढ़े प्रथमे भूमे निर्धमे यदि भास्करः न बिंदु गणितं तर्हि 2 मासो स्याद वर्षनम। आषाढ़ मास के प्रथम दिवस में यदि मंगलवार हो तो 2 मास तक निश्चित रूप से वर्षा नहीं होता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मंगल के प्रभाव बस, मंगल के संचरण वशात वृष्टि का अभाव तथा बुध और शुक्र के संचरण वशात वृष्टि की प्रचुरता, बृहस्पति के नंदा और पूर्णा तिथियों में समागम के पश्चात पूर्ण वृष्टि, अन्य स्थिति में स्वअल्प वृष्टि की कल्पना कादम्बरी ग्रंथ में व्यापक रूप से प्राप्त होती है। अब इसी में स्वाति योग के विषय में व्यापक रूप से चर्चा है। अब स्वाति योग जो है उसके विषय में प्रायः ज्योतिष शास्त्र के संहिता ग्रंथ में, बृहद संहिता में स्वाति योगाध्याय ही है, एक अध्याय है। और ये स्वाति है क्या इसके बारे में सामान्य रूप से आप लोग तो प्रायः समझते ही होंगे, लेकिन मैं अपने मति से जो समझता हूं कि स्वाति नक्षत्र का स्वामी है वायु।
क्योंकि नक्षत्रों के स्वामी दस्रो यमन धाता चंद्रा रुद्रो अदिति गुरु भुजंगस पितरो से व भगो अर्जमा दिवाकर, इस सूत्र के अनुसार या इस प्रकार से अगर हम कहें तो स्वाति नक्षत्र जो है वो एक विशेष ज्योतिषीय स्थिति का योग है जो वायु से संबंधित है। और वायु से जब संबंधित है तब जब तक वायु का समावेश नहीं होगा तब तक वृष्टि का समावेश संभव नहीं है। अब ये वायु के विषय में युधिष्ठिर के समकालीन एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था डाक, और उन्होंने ये कहा है कि आषाढ़ श्रावण महीने के लिए पछिया हवा यानी पछुआ पवन का सबसे अधिक महत्व होता है। इसीलिए उन्होंने एक जगह लिखा कि आषाढ़ सौना यदि पछवा है वृद्धवा करे श्रृंगार ओ वर्ष ओ उड़े कह गेल डाक गुआर। ये सामान्य हम लोगों की मैथिली भाषा में एक लोक कथा है कि आषाढ़ महीने और श्रावण महीने में यदि पछिया हवा पश्चिम की हवा चले और विधवा स्त्री अगर श्रृंगार करे तो इसका मतलब समझिए कि निश्चित रूप से वर्षा होगी और वो स्त्री किसी दूसरे के साथ चली जाएगी। ऐसा उन्होंने अपने ग्रंथ में डाक वचन संहिता में चौथे भाग में इसकी व्यापक चर्चा की है। तो पछवा हवा जो है, जो पछिया हवा है, उसके आधार पे स्वाति नक्षत्र के समय में इसकी व्यापक चर्चा इस कादम्बिनी ग्रंथ में हमें प्राप्त होती है। तो मुख्य रूप से वर्षा के लिए 15वां नक्षत्र जो है हमारा वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सूर्य सिद्धांत में भूगोलाध्याय में है तेजो भूकंप बाते क्रमशः पंच जंजीरे, ऐसा आपको प्राप्त होता है। तो ये वायु के द्वारा ही वृष्टि का निर्माण होता है और आषाढ़ादि मास में खास करके ये स्वाति योग का बहुत ही अधिक महत्व है। और इस के आधार पे हम आचार्य बाराहमिहिर के अगर बृहद संहिता ग्रंथ का भी अध्ययन करें तो वहां भी हमें प्राप्त होता है कि इस वृष्टि के, इस वायु के द्वारा हमें वृष्टि, प्राकृतिक उत्पाद तथा शुभ तथा अशुभ फल की प्राप्ति तथा अन्न की किस प्रकार से की स्थिति की कैसी स्थिति होगी, ये हमें स्वाति योग मुख्य रूप से आषाढ़ महीने के योग के आधार पे बताते हैं। तो मुख्य रूप से जो आषाढ़ मास है वो वर्षा काल का प्रारंभिक मास है और इस मास के आधार पे ही हमारे अगले 4 मासों के वर्षा का निर्धारण किया जाता है। इसलिए कहा गया है कि आदि नवर्ष से अर्धरा अंत नवर्ष से हस्त। यदि आर्द्रा नक्षत्र में वर्षा नहीं हो और अंत में हस्त नक्षत्र में यदि वर्षा नहीं हो तो अन्न की व्यापक कमी होगी। इसीलिए आषाढ़ मास की आर्द्रा नक्षत्र सूर्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए प्रायः मिथिलांचल में ऐसा देखा जाता है कि आर्द्रा नक्षत्र का जब प्रवेश होता है तो उस 15 दिनों के अंतर्गत भगवान सूर्य की उपासना के लिए कि वृष्टि प्राप्त हो, इसके लिए क्षीरादि पदार्थों का भोज्य पदार्थ बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है, जिसको हम लोग अपनी सामान्य भाषा में आर्द्रा पातिर के नाम से जानते हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आषाढ़ मास का आर्द्रा नक्षत्र सूर्य के संचरण वशात और अंत के हस्त नक्षत्र तक अगर सूर्य की स्थिति इस स्वाति योग से अगर प्रभावित है तो निश्चित रूप से वर्षा की अच्छी स्थिति होगी और अन्न की उत्पादकता अधिक होगी। अगर इस तरह की स्थिति नहीं होगी तो वर्षा का अभाव होगा और अन्न की उत्पादन कम होगी। अब इसमें एक छोटा सा विषय हमें यहाँ ये भी प्राप्त हुआ था इस ग्रंथ में कि पंचांग में प्रायः प्रतिवर्ष ये दिया जाता है कि इतना वर्षा, इतना विश्वा है और इतना विश्वा धान है।
प्रायः जो मिथिला आदि प्रदेश के लोग हैं वो इस बात को पंचांग में पढ़ते होंगे कि 15/20 धान और 20/20 पानी, इस तरह की स्थितियां प्राप्त होती है। तो ये कादम्बिनी ग्रंथ में इसका वर्णन है कि हम आखिर वर्षा का निर्धारण कैसे करते हैं और धान का निर्धारण कैसे करते हैं कि धान कितना होगा और वर्षा कैसे होगा। तो इसके लिए उन्होंने लिखा कि आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा के दिन पुनर्वसु नक्षत्र का जितना भोग्य काल होगा उस भोग्य काल को 3 से भाग दे दीजिए। तो जो जितना भी समय आपका जितना भाग फल जो बचेगा वो भाग फल आपका उस वर्ष का वर्षा का विसवा हुआ। यानी अगर पुनर्वसु नक्षत्र पूर्ण 60 घटी की है तो उसमें 3 से भाग दे दीजिए तो 20 घटी हुआ, तो 20 विसवा उस वर्ष पानी होगा। और उसी के पुनर्वसु से आगे क्या है, पुष्य नक्षत्र है, तो पुष्य नक्षत्र को 4 से भाग दीजिए, उसका जो भोग्यमान है उसमें 4 से भाग दीजिए और जो आपका भागफल आता है वो आपका धान्य होगा। यानी शस्य उतने होंगे और वर्षा इतने होंगे। यह इस बात का भी उल्लेख इस ग्रंथ में है। और सामान्य रूप से मैंने जो पढ़ा, मैंने जो देखा, मैंने इस ग्रंथ का जो अध्ययन किया उसका उपस्थापन मैंने अपनी छोटी सी वक्तव्य के द्वारा आप लोगों के सामने उपस्थापन करने का प्रयास किया। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता। बहुत धन्यवाद सर। आपने आषाढ़ मास के परिप्रेक्ष्य में विविध ग्रहों और नक्षत्रों के आलोक में वृष्टि कैसी होगी आगे के चतुर्मास में, इस पर अपने बहुत ही सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया। मैं शंकर शिक्षायतन की ओर से आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इस सत्र में 2 वक्तव्य होने थे, वो पूर्ण हुए। अब मैं इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय प्रोफेसर सुंदर नारायण झा सर से निवेदन करता हूँ अपने अध्यक्षोद्बोधन के लिए। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आप सबको नमस्कार। संस्कृत शिक्षायतन न्यास के द्वारा यह जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला ये संगोष्ठी हो रही है कादम्बिनी ग्रंथ पर, यह 2 दिन का कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि ये 1 वर्ष से ये चल रहा है, जैसा कि संतोष शुक्ला जी ने सुबह बताया था। तो यह संवत्सर सत्र याग है और इस याग की आज पूर्णाहुति और कल अभिवृत होगा। पूर्णाहुति के अगले दिन अभिवृत स्नान के लिए यजमान जाते हैं नदी तालाब में, तो कल अभिवृत होगा, इसलिए 2 दिन का रखा गया है। अभी इस सत्र में 2 पत्र वाचन हुए, वो दोनों ही विद्वान ज्योतिष के मर्मज्ञ विद्वान हैं और इन्होंने ग्रंथ का जो कादम्बिनी ग्रंथ है ओझा जी का, उसका पूरा आलोडन किया। जो हमारे प्रथम वक्ता थे डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी, उनका विषय था सुवृष्टि में पौष मास का योगदान, और उन्होंने उस विषय को लेकर के बहुत सारी बातें की। संहिता के अंतर्गत यह वृष्टि विचार है, यह कहा, निमित्त की चर्चा की, भौम निमित्त, अंतरिक्ष निमित्त, दिव्य निमित्त और मिश्र निमित्त। उसके बाद घाघ और घाघरी की जो पंक्ति है उसका भी उल्लेख किया। आषाढ़ मास एवं अमांत मास और पूर्णिमांत मास, ये 2 मास की चर्चा भी हुई। हमारे यहाँ की जो उत्तर भारत की का पंचांग होता है उसमें पूर्णिमांत मास होता है और दक्षिण भारत का जो पंचांग होता है वो अमांत मास होता है। तो हमारे यहाँ में और वहां में 15 दिन का अंतर हो जाता है, लगभग 1 महीना ही मान करके चलिए। जो हमारा अभी जैसे पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है तो उनका माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है, उनके पंचांग के मुताबिक 1 महीना का अंतर मान लिया जाता है। होता है अमांत मास ही, क्योंकि अमावस्या कृष्ण पक्ष की तिथियों को जब लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंत में 15वें दिन लिखते हैं 30 की संख्या, और शुक्ल पक्ष की जो पंचांग की वो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और अंत में 15वें दिन 15 की संख्या लिखते हैं।
पंचांग में लिखा रहता है 1 से 15 शुक्ल पक्ष में और 1 से 30 कृष्ण पक्ष में। हमारे यहाँ के पंचांग में भी ऐसा ही रहता है, किंतु हमारे यहाँ पूर्णिमांत मास मानते हैं, पूर्णिमा से मास को समाप्ति मानते हैं, इसलिए वो परंपरा चल रही है। दक्षिण भारत में अभी भी अमांत मास ही पंचांगों में भी और लोक में भी मान्यता प्राप्त है। इस बात की भी चर्चा आपने की। यंत्र विज्ञान एवं प्राचीन शास्त्रों का समन्वय करके अध्ययन करने की आवश्यकता है, ऐसा इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा। और बहुत ही सुंदर मार्मिक जो व्याख्यान था वो आपका हुआ, आपको बहुत बहुत साधुवाद। दूसरे वक्ता थे हमारे डॉक्टर रतीश कुमार झा जी। आप आषाढ़ मास के आलोक में सुवृष्टि का विचार, यह विषय लेकर के आपने अपना विषय प्रस्तुत किया। कादम्बिनी संहिता ग्रंथ का मूर्त भाग है, ऐसा इन्होंने प्रतिपादन किया। उसके बाद वायु, बादल, विद्युत, गर्जना और वृष्टि, ये जो 4 विभाग हैं, इन विभागों को इन्होंने लिया। 9 प्रकार से गर्भ होता है, ऐसा भी इन्होंने वर्णन किया। बादल के जो 4 प्रकार हैं, संवर्तक, आवर्तक, पुष्कर और द्रोण, उसकी चर्चा की। मेघदूत का उल्लेख किया। जातम वन से भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम, इस श्लोक का उदाहरण भी दिया। प्रत्यक्ष, आगम एवं उत्पत्ति प्रमाण पर ज्योतिष शास्त्र आधारित है, यह भी आपने कहा। चक्रवातीय, पर्वतीय तथा तीसरा क्या कहा, मैं ठीक से सुन नहीं सका, संवहनीय, ये 3 जो हैं ये इन्होंने उसको वर्षा के रूप को बताया। उसके बाद उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा के अनुसार मानसून बनता है, ऐसा इन्होंने 2 प्रकार के मानसून की भी चर्चा की। शुक्र एवं बुध, ये 2 ग्रह वर्षा के मुख्य कारक हैं, ऐसा भी इन्होंने अपने व्याख्यान में प्रतिपादित किया। पूर्णा एवं नंदा तिथि में बृहस्पति का संचार होने से वर्षा का विचार किया जाता है, ऐसा भी इन्होंने अपने व्याख्यान में प्रतिपादित किया। इस प्रकार से बहुत सारी बातें। स्वाति योग की चर्चा की। स्वाति योग की चर्चा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक स्वाति पक्षी होती है, जो स्वाति नक्षत्र में वर्षा के बूंदों को पीने के लिए तरसती रहती है। चातक, उसको स्वाति पक्षी ही कहते हैं गांव घर में, क्योंकि वो स्वाति नक्षत्र के जल के बिंदुओं को पीने की अभिलाषा रखती है। कदाचित उसको मिल जाए तो वो अमृत के समान उसके लिए वो जल बूंद होते हैं। तो वो स्वाति नक्षत्र की आपने चर्चा की। स्वाति नक्षत्र का स्वामी वायु है, ऐसा भी आपने कहा। डाक के वचन का उल्लेख किया। हमारे मिथिला क्षेत्र में डाक का वचन बड़ा प्रसिद्ध है, हर बात में डाक का वचन प्रस्तुत करते हैं गांव के किसान लोग, और विशेष करके कृषक लोगों के लिए वो ज्यादा अवलोकनीय है और विचारणीय है। धान्य विश्वा और वर्षा विश्वा कैसे निर्धारित किए जाते हैं पंचांगों में, इसका भी आपने उल्लेख किया। आपका व्याख्यान बहुत ही सुंदर और मार्मिक था, वैज्ञानिक था। आपके व्याख्यान से हम सब उपकृत हुए। मैं ज्यादा इस सत्र में नहीं बोलूंगा, क्योंकि अध्यक्ष का अर्थ होता है अधि अक्ष। अ मने नहीं, नए समास वाला, और धी मने बुद्धि, अक्ष मने आंख। अध्यक्ष अपनी आंख और अपनी बुद्धि को बंद करके रखे तो अध्यक्ष है। तो मैं अपना वक्तव्य नहीं दूंगा, आप लोगों के वक्तव्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी उद्घाटन सत्र में आपके ओजस्वी वक्तव्य को हम सबने सुना और अभी आपने इस सत्र की अध्यक्षता की, आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आपने कहा कि आज से यह यज्ञ प्रारंभ हुआ है और कल अमृत स्नान होगा, इसलिए जो श्रोतृवृंद है, जो विशेष करके जो शोधार्थी हैं, वे भोजन के पश्चात भी इस सत्र में रहे और कल भी रहेंगे, ऐसी आशा है। और इस सत्र में हमारे जो 2 वक्तव्य हुए, प्रथम वक्तव्य हमने जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्कृत विभाग के आचार्य डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी के द्वारा दिया गया, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और जो द्वितीय वक्तव्य दिए डॉक्टर रतीश कुमार झा जी, उनके प्रति भी आभार प्रकट करते हुए इस सत्र की अध्यक्ष महोदय एवं इस सत्र में उपस्थित जो भी आचार्यगण एवं शोधार्थीगण यहाँ उपस्थित है, मैं सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए